सो हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम जनरल डिफेंसेस इन टॉर्ट का टॉपिक कवर करेंगे। इसमें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का। ठीक है। तो टॉर्ट्स में काफी सारे डिफेंसेस होते हैं। फर्स्ट है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। सेकंड है प्लेंटिफ इज द रॉन्ग डूअर। थर्ड है इनएविटेबल एक्सीडेंट। फोर्थ एक्ट ऑफ गॉड। प्राइवेट डिफेंस, मिस्टेक, नेसेसिटी और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। तो ये कुछ जनरल डिफेंसेस होते हैं टॉर्ट्स में। ठीक है। तो आज के टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। समझते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया कहता क्या है। ठीक है। सो इट इज अ वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट नो मैन कैन sue for a tort for which he had consented either expressly or impliedly। तो ये क्या कहता है कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का जो प्रिंसिपल है ना, वो ये कहता है कि हम किसी भी इंसान को स्यू नहीं कर सकते हैं उस चीज के लिए जिसके लिए उसने खुद कंसेंट दिया है। तो अगर आप किसी चीज के लिए कंसेंट दें, आप बोले कि हाँ मैं अपनी मर्जी से ये चीज करना चाहता हूँ, और फिर उसमें कोई इम्प्लीकेशंस और कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाएं बाद में, तो क्या आप उस इंसान को उस चीज के लिए स्यू कर सकते हैं। सो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया यही प्रिंसिपल है। ठीक है। So this principle has been summarized in the Latin maxim voluntary non-fit injuria, which means voluntarily suffered injury। voluntarily suffered injury का मतलब है कि वो इंजरी जो आपने अपने कंसेंट से ली है, आपको पता था कि ये चीज पॉसिबल है अगर मैं ये चीज करने जाऊंगा तो। ठीक है। जैसे अगर आप पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आप पहले से ही एक कंसेंट फॉर्म भर देते हैं जिसमें आप बोलते हैं कि इसके जो भी रिpercussions या फिर जो भी जो भी अंजाम होगा उसके लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है। तो ये वॉलंटरली सफर्ड इंजरी होती है एंड इज नॉट फिट फॉर एक्शन। तो इनके अगेंस्ट आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। इन अदर वर्ड्स, नो ब्रीच ऑफ लीगल राइट इज कमिटेड अगेंस्ट वन हु इज अ विलिंग पार्टी। तो जब आप खुद से वॉलंटरली वो चीज ले रहे हैं, तब आपके कोई भी लीगल राइट्स ब्रीच नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से उस चीज को चूज करा है। और harm suffered voluntarily does not constitute any injury and is not actionable। सेम चीज जो कि अभी हमने बात करी। राइट। चलिए, देयर आर टू बेसिक इंग्रेडिएंट्स इन कॉन्स्टिट्यूटिंग अ फर्स्ट मैक्सिम जो कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी है, विच द डिफेंडेंट मस्ट प्रूव। किसको प्रूव करना है? डिफेंडेंट को। ठीक है। जो कि एक तरह से एक्यूज्ड है केस में। ठीक है। कि जिस पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि उससे गलती हुई है, तो उसको दो चीजें प्रूव करनी है अपने डिफेंस में, क्योंकि हम जनरल डिफेंसेस पढ़ रहे हैं ना। तो जो डिफेंडेंट है उसको प्रूव करना है कि ये दो चीजें हैं वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया में। क्या क्या है ये? सबसे पहला है द प्लेंटिफ हैड द नॉलेज ऑफ रिस्क। तो मतलब जो इंसान उस पर इल्जाम लगा रहा है उसको पहले से पता था कि ये, उसके पास ये नॉलेज थी कि रिस्क इन्वॉल्व है इस एक्टिविटी में। राइट। तो पहला है द प्लेंटिफ हैड द नॉलेज ऑफ रिस्क। सबसे पहले पहले में सिर्फ बात करी जा रही है यहाँ पर नॉलेज की। क्या? नॉलेज ऑफ रिस्क। राइट। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड इज द प्लेंटिफ विद हिज फ्री कंसेंट। क्या चीज इंपॉर्टेंट है? फ्री कंसेंट। रैन द रिस्क ऑफ हार्म। तो उसने वो जो रिस्क था उसको फ्री कंसेंट से एक्सेप्ट किया। ठीक है। इट इज नेसेसरी दैट बोथ द कंडीशन मस्ट को एग्जिस्ट। तो दोनों चीजें होना बहुत ही जरूरी है। क्या? नॉलेज ऑफ रिस्क इज नॉट द सेम थिंग एज गिविंग कंसेंट टू सफर द रिस्क। देखिए क्या बोल रहा है कि किसी रिस्क की नॉलेज, ये चीज पता होना कि ये चीज हो सकती है, और किसी चीज को कंसेंट देना कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ। कि अगर आपको पता है कि कहीं पर खतरा है, वो चीज होती है नॉलेज ऑफ रिस्क, और आप उस खतरे को मोल लेते हैं, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, आप अपना कंसेंट देते हैं कि हाँ जो भी रिस्क है मैं वो लेने के लिए तैयार हूँ। तो ये दो चीजें अलग अलग है और ये दोनों चीजें को एग्जिस्ट करनी चाहिए वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया को प्रूव करने के लिए। ठीक है। सो इट्स नॉट द सेम थिंग एज गिविंग कंसेंट टू सफर द रिस्क। ये दो अलग चीजें हैं, और वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के डिफेंस लेने के लिए हमको ये दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती है। Where a person had knowledge of the risk but did not give consent to suffer, then the maxim cannot be invoked। तो जहां एक इंसान को पता है कि यहाँ पर खतरा है, लेकिन वो उस खतरे के लिए कंसेंट नहीं देता है,
वहां पर हम वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस नहीं लगा सकते। हेयर द साइंटी नॉन फिट इंजूरिया, इसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ रिस्क विल बी एप्लीकेबल। ठीक है, चलिए अब हम इसी मैगजीन को एक केस के द्वारा समझते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये जब भी आप अपने रिस्पेक्टिव लॉ स्कूल्स में जाएंगे तो आपको जब भी वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का टॉपिक पढ़ेंगे, ये केस हर जगह आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट केस है। केस का नाम क्या है? हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड्स ऑटो रेसिंग क्लब। तो इस केस में क्या हुआ था, देखते हैं। इन द केस ऑफ हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड, द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ कौन होता है? जिसने केस फाइल करा है। ठीक है, अटेंडेड अ कार रेस। तो यहाँ पर जो प्लेंटिफ है उसने एक कार रेस अटेंड करी थी। ठीक है, वहां पर क्या हुआ कि दो जो गाड़ियां थी उस रेस की, वो जो दो गाड़ियां थी वो आपस में कोलाइड कर गई। ठीक है, आपस में टकरा गई, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इस इमेज में। तो ऐसे वो दो गाड़ियां कोलाइड कर गई। एज अ रिजल्ट ऑफ द कोलिजन वन ऑफ द कार फ्लू इनटू द ऑडियंस। तो टकराने के बाद वो एक गाड़ी जो थी वो ऑडियंस में आकर गिर गई, और ये जो प्लेंटिफ था जिसने केस कराया उसको इंजरी हुई। ठीक है, द डिफेंस ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। अब वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस कौन लेता है? हमेशा डिफेंडेंट लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफेंडेंट कौन है? ब्रुकलैंड्स ऑटो रेसिंग क्लब। तो ये डिफेंस लिया कि हमने जब प्लेंटिफ को टिकट दी थी इस रेस कार की, तो हमने उनसे कंसेंट लिया था कि इसमें जो भी इसका रिजल्ट होगा या जो भी कोई इंजरी इससे इवॉल्व होगी, वो आप कंसेंट दे रहे हैं उस चीज के लिए। ठीक है, तो आप जो ऑटो रेसिंग क्लब है उसको इन सारी चीजों के लिए आप केस फाइल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोला? द डिफेंस ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया वाज रेज्ड आर्ग्यूइंग दैट प्लेंटिफ हैड वॉलंटरली अज्यूम्ड द रिस्क ऑफ सच हार्म बाय अटेंडिंग द रेस। तो रेसिंग क्लब ने बोला कि जब उन्होंने ये टिकट खरीदी इसकी और उन्होंने आकर ये इवेंट अटेंड करा, उसी टाइम पे उन्होंने एक अपना कंसेंट दे दिया था। ठीक है, इन इम्प्लाइड वे। एक्सप्रेसली तो उन्होंने नहीं बोला, लेकिन जैसे उन्होंने टिकट खरीदी तो वो इम्प्लाइड था कि वो इसमें जो भी रिस्क इन्वॉल्व है उसके लिए वो कंसेंट दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो इसी तरह एक तरह से यहाँ पे जो डिफेंस था वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का, वो ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब ने लिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं इसेंशियल्स ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के। इसके इसेंशियल्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहला, देयर मस्ट बी अ वॉलंटरी एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क। तो जो रिस्क है ना उसका वॉलंटरी एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कि वो खुद से इंसान एक्सेप्ट करे, ना कि उसको कोई दूसरा थोपे उस पे। ठीक है, तो देखते हैं। दिस मीन्स दैट पर्सन मस्ट हैव हैड नॉलेज ऑफ द रिस्क। तो वो जिस भी काम में जा रहा है, जिस काम करने जा रहा है, उसको उसमें सारे जितने भी रिस्क इन्वॉल्व है उसको उसकी नॉलेज है। सबसे फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है? कि उसको उसकी नॉलेज है। एसोसिएटेड विद द एक्टिविटी एंड मस्ट हैव विलिंगली एक्सेप्टेड। तो वो खुद से उसकी इच्छा द्वारा वो उसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन पार्टिसिपेट्स इन अ डेंजरस स्पोर्ट लाइक रॉक क्लाइंबिंग, स्कूबा डाइविंग, ठीक है, दे आर अज्यूम टू हैव एक्सेप्टेड द रिस्क एसोसिएटेड विद दोज एक्टिविटीज। तो जब भी आप ऐसी एक्टिविटीज करते हैं तो जो भी कंपनी ये स्पोर्ट करवा रही होती है वो आपसे पहले ही एक फॉर्म फिल करवाते हैं। ठीक है, जिसमें वो आपसे साइन करवाते हैं और उसमें लिखा होता है कि इसमें जितने भी रिस्क इन्वॉल्व है आप उनके लिए वॉलंटरली आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसके जो भी आगे रिपोर्केशंस या फिर जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, तो इसी में दोनों चीजें आप समझ सकते हैं कि उसको नॉलेज थी रिस्क की, और वो बाय साइनिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट या फिर जो भी वो लीगल पेपर वर्क होता है उसके द्वारा वो विलिंगली एक्सेप्ट करता है उस रिस्क को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क मस्ट बी इन्फॉर्म्ड। तो जो एक्सेप्टेंस है रिस्क का, अब मैंने रिस्क ले तो लिया लेकिन मेरे को वो इन्फॉर्म करना होगा अदर पार्टी को। ठीक है, दिस मीन्स दैट द पर्सन मस्ट हैव बीन फुल्ली अवेयर ऑफ द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी। दिस कैन बी डन थ्रू डिस्क्लोजर, वार्निंग और वेवर। ठीक है, जो कि अभी हमने बताया कि पार्टीज करती हैं, वो कोई पेपर साइन करवा सकते हैं या फिर बॉन्ड, ऐसे ही वो डिस्क्लोज करते हैं कि इसमें ये रिस्क इन्वॉल्व है। ठीक है, for example, a person who signs a waiver acknowledging the risks associated with an activity is considered to have given informed consent to the risks. तो जो अभी हमने बात करी थी पिछले, जितने भी डेंजरस स्पोर्ट्स हैं
उनमें सिमिलर एक्टिविटी करी जाती है। ठीक है, चलिए आगे। द पर्सन मस्ट हैव हैड द कैपेसिटी टू गिव कंसेंट। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि वो जो अपना फ्री कंसेंट की बात कर रहे हैं, तो फ्री कंसेंट में होता है कि वो इंसान अपने पूरे होशो आवाज में उस चीज को कंसेंट दे रहा हो। ठीक है, दिस मीन्स दैट अ पर्सन मस्ट हैव बीन ऑफ साउंड माइंड। अगर वो इंसान साउंड माइंड नहीं है, साउंड माइंड मतलब कि अगर वो एक तरह से कह सकते हैं कि पागल है, उसको सोच समझ नहीं है, इमेच्योर है, ठीक है, तो वहां पर फ्री कंसेंट लागू नहीं होगा। ठीक है, अनकेपेबल ऑफ मेकिंग एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन टू एक्सेप्ट द रिस्क। ठीक है, तो ये सिर्फ फ्री कंसेंट वहीं अलाउ होगा जहां पर एक इंसान जो है वो साउंड माइंड है और उसको पता है कि वो क्या डिसीजन ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अ पर्सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग और अल्कोहल may not have had the capacity to give informed consent to the risk associated with an activity। तो जहां पर एक इंसान ड्रग के इन्फ्लुएंस में है या फिर अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में है, तो वहां पर उस इंसान को इस चीज की नॉलेज ही नहीं है कि वो किस चीज के लिए कंसेंट दे रहा है। ठीक है, तो वहां पर वो एक तरह से टेम्परली अनसाउंड माइंड का एक्ट करता है। ठीक है, और वो एक रैशनल डिसीजन नहीं ले पाता है। इसलिए ऐसी सिचुएशन में हम फ्री कंसेंट को एक तरह से एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो साउंड माइंड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है फ्री कंसेंट देने के लिए। राइट, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है द एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क मस्ट बी वॉलंटरली। तो जो रिस्क हम ले रहे हैं ना, वो हम अपनी इच्छा से ले लिया जाना चाहिए, ना कि किसी के दबाव में या फिर बोले जाने पर। दिस मीन्स दैट पर्सन मस्ट नॉट हैव बीन कोर्स्ड और फोर्स्ड। तो उसको जोर जबरदस्ती के साथ उसको ये एक्सेप्ट नहीं कराना है हमको। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए इंसान गन पॉइंट पे है। अब गन पॉइंट पे तो ये इंसान जो भी ये इंसान बोलेगा वो करेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये कोर्स्ड और फोर्स्ड तरीके से एक तरह से एक्सेप्टेंस लेना है। ठीक है, इफ अ पर्सन इज फोर्स्ड टू पार्टिसिपेट इन अ डेंजरस एक्टिविटी अगेंस्ट देयर विल, they cannot be said to have accepted the risk associated with that activity। तो फोर्सफुली जब भी एक्सेप्टेंस ली जाएगी तो वो उसकी मान्यता नहीं होगी। ठीक है, फ्री कंसेंट का मतलब है कि वो इंसान अपने पूरे होशो हवास और अपनी पूरी विल के साथ उस चीज को एक्सेप्ट करे, ना कि अगेंस्ट देयर विल। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे इस एग्जांपल से। चलिए आगे चलते हैं। द रिस्क मस्ट बी अ लीगल रिस्क। ठीक है, अब ये क्या बोलता है, दिस मीन्स दैट द रिस्क मस्ट बी वन दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एज बीइंग एक्सेप्टेबल। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन हु voluntarily participates in a boxing match cannot later claim compensation for any injuries sustained during the match as boxing is a legally recognized sport। तो जो हम रिस्क इन्वॉल्व है ना, वो लीगल होना चाहिए। ठीक है, अगर जैसे कि बॉक्सिंग का एग्जांपल लिया है, तो अगर कोई इंसान बॉक्सिंग के द्वारा बॉक्सिंग के मैच के दौरान हर्ट हो जाता है और उसको इंजरी लगती है, तो वो बाद में उस चीज उसके बेसिस पे कॉम्पनसेशन नहीं ले सकता दूसरी पार्टी से। क्यों? क्योंकि बॉक्सिंग जो है एक लीगली रिकॉग्नाइज स्पोर्ट है, और द मोमेंट आप बॉक्सिंग मैच में एंटर करते हैं, तो आप ये नॉलेज ऑफ रिस्क है आपको कि आपको चोट आ सकती है, और आप जैसे ही वो मैच खेलने के लिए रेडी होते हैं, आप अपना वॉलंटरली कंसेंट देते हैं कि जो भी इससे इंजरी होगी मैं उसके लिए तैयार हूँ। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर एक लीगल रिस्क इन्वॉल्व है बॉक्सिंग में, तो आप कॉम्पनसेशन नहीं ले सकते उस चीज के लिए। राइट, चलिए आगे चलते हैं। द रिस्क मस्ट बी प्रोपोर्शनेट टू द बेनिफिट ऑब्टेन्ड। ये क्या बोलता है कि जो भी रिस्क है ना, वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए बेनिफिट के। कैसे समझते हैं, दिस मीन्स दैट द बेनिफिट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्टिविटी मस्ट बी ग्रेटर देन द रिस्क इन्वॉल्व। एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ अ पर्सन रिस्क इंजरी बाय पार्टिसिपेटिंग इन अ स्पोर्ट, ठीक है, तो वो रिस्क क्या है उसका, कि उसको इंजरी हो सकती है किसी स्पोर्ट में, बट द बेनिफिट ऑब्टेन्ड इज पर्सनल सेटिस्फैक्शन और एंजॉयमेंट, देन द रिस्क मे बी कंसिडर्ड डिसप्रोपोर्शनेट टू द बेनिफिट। तो यहाँ पर पर्सनल सेटिस्फैक्शन जो है उसकी, वो उसका बेनिफिट है। तो इस सिचुएशन में देखा जाए तो जो रिस्क है और जो बेनिफिट है वो डिसप्रोपोर्शनेट है एक दूसरे के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लिमिटेशंस क्या है। अब हमने लीगल मैगजीन पढ़ ली, इसको समझ भी लिया, इसके एसेंशियल्स देख लिए, और एग्जाम्पल से भी समझ लिया कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजरिया कहाँ अप्लाई होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी लिमिटेशंस, कि इसकी एक तरह से रुकावट क्या है, ये कहाँ पर यूज नहीं करा जा सकता। ठीक है, तो
So the principle of voluntary non-fit injuria is a fundamental doctrine in tort law that applies in situation where a person willingly exposes themselves to known danger or harm. It is based on the concept that if a person voluntarily assumes the risk associated with an activity, they cannot later claim compensation for any injury or harm that results from that activity. तो ये तो अब तक जो हमने पढ़ा वॉलंटरी नॉन फिट इंजरिया का एक तरह से जिस्ट था. However, there are limitations to the application of this principle in certain situations. आइए उनको देखते हैं. सबसे पहले है जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो है रेस्क्यू केसेस. जहां पर रेस्क्यू केसेस होते हैं वहां पर डिफेंस ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया एक तरह से काम नहीं करता. कैसे? द डिफेंस रेफर्ड टू इन दिस क्वेश्चन इज लाइकली टू डॉक्ट्रिन ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया which is a legal principle that states a person who voluntarily assumes a risk cannot subsequently claim. ठीक है, ये तो हमारा वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरी का प्रिंसिपल हो गया. लेकिन रेस्क्यू केसेस में देखते हैं क्या होता है. सो दीज आर जनरली कंसिडर्ड टू बी एक्सेप्शन ऑफ दिस डिफेंस. अब देखिए वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरी का जो डिफेंस है वो कौन इंसान लेता है? वो लेता है डिफेंडेंट. क्यों? डिफेंडेंट बोलता है कि प्लेंटिफ ने तो खुद इस चीज को एक्सेप्ट करा है, तो आप मेरे पर कैसे इल्जाम थोप सकते हैं कि ये मेरी वजह से हुआ है. ठीक है, तो डिफेंडेंट बोलता है कि ये तो प्लेंटिफ को पता था कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व है और प्लेंटिफ ने खुद से ये रिस्क लिया है, तो मैं इस चीज के लिए बिल्कुल भी लायबल नहीं. लेकिन रेस्क्यू केसेस में क्या होता है, जो डिफेंडेंट होता है वो एक तरह से वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस नहीं ले पाता है. क्यों? क्योंकि जो प्लेंटिफ होता है वो रेस्क्यू केस में इन्वॉल्व होता है. ठीक है, अभी इसको आगे एक अच्छे से एग्जांपल और केस से समझेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगा. This is because in rescue cases, the person who enters a dangerous situation to save another person is not considered to have voluntarily assumed the risk or harm. तो जो एक तरह से इस सिचुएशन में जो पिटिशनर है, जो इंसान है, जो किसी दूसरे इंसान की जान बचाने के लिए किसी डेंजरस सिचुएशन में एंटर करता है, वहां पर वो ये नहीं माना जाएगा कि वो वॉलंटरली अज्यूम करता है रिस्क ऑफ हार्म को लेने के लिए. क्यों? क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी है कि उसको उसमें जाना ही पड़ता है किसी डेंजरस सिचुएशन में किसी इंसान की जान बचाने के लिए. अगर कहीं पे आग लगी है और वहां पे कोई छोटे बच्चे हैं, तो अगर मैं उनकी जान बचाने के लिए जाता हूँ तो मैं वॉलंटरली रिस्क नहीं लेता हूँ. ठीक है, यहाँ पर ये अज्यूम नहीं करा जाएगा कि मैंने वॉलंटरली रिस्क लिया था. ठीक है, अगर वो आग किसी के नेग्लिजेंस या फिर किसी की गलती से लगी है. ठीक है, तो उस केस में मैं उन बच्चों की जान बचाने के लिए वहां पर जा रहा हूं. राइट? चलिए, इंस्टेड द रेस्क्यूअर्स एक्शन आर सीन एज रीजनेबल एंड नेसेसरी एंड दे आर टिपिकली नॉट बेयर्ड फ्रॉम द रिकवरिंग डैमेजेस. तो इस केस में रेस्क्यू केसेस में उसको डैमेजेस मिलेंगे. ठीक है, फॉर एनी इंजरी दे सस्टेन. चलिए आगे देखते हैं. अब इसको अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं. An example of rescue kit that illustrate this principle is a situation where a bystander jumps into river to save a drowning child. ठीक है? In the scenario, the bystander is not considered to have voluntarily assumed the risk of harm, as their actions were motivated by desire to help another person. तो क्या बोलता है एग्जाम्पल कि एक इंसान है, वो किसी रिवर के साइड में खड़ा था. अब वो देखता है कि कोई एक इंसान डूब रहा है. ठीक है, और वो नदी में कूद जाता है उसकी जान बचाने के लिए. तो यहाँ पर हम ये कंसिडर नहीं करेंगे कि उसने ये रिस्क वॉलंटरली लिया था. ठीक है, क्योंकि वो उस बच्चे की जान बचा रहा था. ठीक है, उसका जो मोटिव था वो उस बच्चे की जान बचाना था. इफ द bystander is injured during the rescue attempt, they may be able to bring a claim for damages against any party who were responsible for the dangerous situation. ठीक है, तो अगर रेस्क्यू करते वक्त उस इंसान को कोई इंजरी आ जाती है तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है किसी भी पार्टी के अगेंस्ट जो कि उस बच्चे की पानी में गिरने के लिए रिस्पॉन्सिबल था. अगर मानिए बीच पे बीच गार्ड है, यहाँ पर गार्ड्स हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं उनको, और उनके नेग्लिजेंस के रीजन से अगर कोई बच्चा पानी में डूब जाता है तो उस केस में जो इंसान है जो कि रेस्क्यू कर रहा था और उसको इंजरी हुई, वो उस बीच गार्ड या फिर जो भी पार्टी इन्वॉल्व है जिससे ये नेग्लिजेंस हुआ उसको डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है. राइट? और यहाँ पर वो पार्टी जो है ये डिफेंस नहीं ले सकती कि जो इंसान पानी में कूदा था जान बचाने के लिए उसने तो ये वॉलंटरली एक्सेप्ट करा था रिस्क. राइट? सच एज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन हु क्रिएटेड द हैजार्ड.
चलिए, आई होप आप इस एग्जांपल से अच्छे से समझ पाए हैं कि रेस्क्यू केसेस में क्यों वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस नहीं लिया जा सकता। चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं सेम सिचुएशन का, ठीक है। So another example of rescue case might involve a firefighter who enters a burning building to save people trapped inside. तो यहाँ पर फायर फाइटर्स हैं जो कि एक जलती हुई बिल्डिंग में बच्चों की जान बचाने के लिए आ गए हैं। In this scenario, the firefighters' actions are also considered to be reasonable and necessary, and they would not be barred from bringing a claim for damages if they were injured while performing their duties. So, and they would not be barred from bringing a claim. तो उनको भी रोका नहीं जा सकता डैमेजेस क्लेम करने के लिए, ठीक है। चलिए, इन बोथ दीज एग्जांपल्स द रेस्क्यूअर्स आर नॉट कंसिडर्ड टू हैव अज्यूम द रिस्क ऑफ हार्म। तो उन दोनों को, दोनों सिचुएशन में जहां पर वो नदी में बच्चा कूद गया था और फायर फाइटर वाली सिचुएशन में, तो दोनों में हम ये चीज अज्यूम नहीं कर सकते कि उन्होंने वॉलंटरली रिस्क लिया था, एज द एक्शंस वर टेकन इन ऑर्डर टू सेव अनदर पर्सन्स लाइफ और प्रिवेंट हार्म। As such, they would generally not be precluded from recovering damages based on the doctrine of voluntary non-fit injuria. So, यहाँ पर जब भी रेस्क्यू केसेस होगा, किसी बच्चे की या किसी भी इंसान की जान बचाई जाएगी, वहां पर हम ये अज्यूम नहीं करेंगे कि वो इंसान वॉलंटरली वो चीज रिस्क को ले रहा था, ठीक है। और इस केस में, इन रेस्क्यू केसेस में उनको डैमेजेस क्लेम करे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट केस, हेन्स वर्सेस हार्वर्ड, ठीक है। ये वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया के डिफेंस का एक काफी अच्छा केस है, ठीक है। और ये भी आपके एक तरह से जब आप लॉ स्कूल में जाएंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट केस है जो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। केस का नाम है हेन्स वर्सेस हार्वर्ड। अब इसमें क्या हुआ, इट इन्वॉल्व्ड अ सर्वेंट ऑफ द डिफेंडेंट हु ब्रॉट टू हॉर्सेस इनटू द टाउन नियर अ पुलिस स्टेशन लीविंग देम अनअटेंडेड। तो वो दो घोड़े लाया और उनको अनअटेंडेड छोड़ दिया, ठीक है, टू परफॉर्म द अदर वर्क। तो वो दूसरे काम करने चला गया और जो दो घोड़े थे उनको अनअटेंडेड छोड़ दिया। व्हेन द हॉर्सेस बिकेम एजिटेटेड बाय चिल्ड्रन, तो वहां पर कुछ बच्चे थे जो खेल रहे थे, तो घोड़े उनको देखकर एक तरह से एजिटेट हो गए, ठीक है। दे ब्रोक फ्री, और वो वहां से खुलकर भाग गए। The plaintiff, a police officer, attempted to stop the horses and was injured in the process. He subsequently brought a case against the owners for damages. The court found the defendant liable as the defense of voluntary non-fit injury did not apply in the rescue scenario. तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एक इंसान था जो कि दो घोड़े लेकर आया और वो बाकी काम करने के लिए इन दोनों घोड़ों को अनअटेंडेड छोड़ गया। अब वहां पर कुछ बच्चे आए और वो बच्चे उनके आसपास खेलने लगे। अब घोड़े उन बच्चों को देखकर एक तरह से पगला गए और वो वहां से अपनी जो चेन थी वो सब तोड़ के भाग गए। अब जब वो भाग गए तो काफी सारा एक डैमेज हुए, ठीक है, आसपास की दुकानों में, और काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हुई और लोग भाग दौड़ करने लगे। तो वहीं पर एक पुलिस ऑफिसर था जो कि जो अटेम्प्ट करता है इन घोड़ों को रोकने की, ठीक है। अब वो घोड़ों को रोकने जाता है और वो रोक भी लेता है, लेकिन उसके दौरान उसको कुछ इंजरी हो जाती है। तो वो बाद में इन दो घोड़ों के जो मालिक था जो कि चला गया था इनको अनअटेंडेड छोड़कर, उसको क्लेम करता है डैमेजेस, ठीक है। और कोर्ट बोलता है कि यहाँ पर वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का जो डिफेंस है वो डिफेंडेंट नहीं ले सकता है, ठीक है, क्योंकि ये रेस्क्यू सिनेरियो था, ठीक है। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। नेग्लिजेंस ऑफ द डिफेंडेंट। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस, ठीक है। एक और एक्सेप्शन है, रेस्क्यू केस अभी हमने पढ़ा, अब दूसरा है नेग्लिजेंस ऑफ द डिफेंडेंट, कि डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस अगर है तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी का डिफेंस नहीं लिया जा सकता। वन एक्सेप्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ द डिफेंस इज व्हेन द हार्म सफर्ड बाय द प्लेंटिफ इज द रिजल्ट ऑफ डिफेंडेंट्स ओन नेग्लिजेंस। तो डिफेंडेंट की खुद की गलती की वजह से अगर प्लेंटिफ को कोई नुकसान होता है तो वहां पर वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी का डिफेंस नहीं लिया जा सकता, ठीक है। If the defendant's negligence contributes to the plaintiff's injury, the plaintiff may still be able to recover damages. तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि A और B दो इंसान हैं। चलिए ऐसे देखते हैं, ये A है, ठीक है, और ये B है, ठीक है। इसके B के नेग्लिजेंस की वजह से या फिर B के कुछ गलती की वजह से A को दिक्कत होती है, ठीक है, A को इंजरी होती है, ठीक है। लेकिन अब तक के केसेस में हमने क्या देखा कि ए जो है वॉलंटरली एक्सेप्ट कर रहा था सारे रिस्क को,
ठीक है। और फिर बी क्या बोलता था, बी डिफेंस ले लेता था वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का, ठीक है। तो बी बोलता था कि ए ने तो अपने कंसेंट से ये रिस्क लिया है, तो हम इस चीज के लिए क्यों लायबल हों। लेकिन अगर की बी की गलती की वजह से अगर ए को कोई इंजरी होती है, ठीक है, तो वहां पर बी जो है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस नहीं ले सकता। यही बोलते हैं नेग्लिजेंस ऑफ द डिफेंडेंट। अब नेग्लिजेंस कैसी होगी, आइए देखते हैं, ठीक है। If the defendant negligence contributes to the plaintiff injury, the plaintiff may still be able to recover damages. तो ए यहाँ पर जो पार्टी होगी वो damages रिकवर कर सकती है, even if the voluntary assume the risk of harm, even if ये voluntarily रिस्क लेते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस सिचुएशन में बी की साइड पे नेग्लिजेंस हुई है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अ पर्सन एग्रीज टू गो बंजी जंपिंग एंड साइंस अ वेवर एक्नॉलेजिंग द रिस्क ऑफ द एक्टिविटी। ये तो सेम चीज है जो कि अब तक हमने देखी। If the bungee jumping company fails to properly secure the equipment, causing the person to fall and sustain injury, the company may be liable for the person's injury, even if the person voluntarily assumed the risk of harm. तो क्या कह रहा है ये एग्जाम्पल, ये इंसान है, ये बंजी जंपिंग करने की सोचता है, ठीक है। और ये बंजी जंपिंग करने के लिए जो भी वेवर एक्नॉलेजिंग जो भी फॉर्म है वो फिल कर देता है कि इसमें जो भी रिस्क इन्वॉल्व है वो मैं एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन जो कंपनी है जो कि इस स्पोर्ट को करा रही है, वो जो भी बेसिक जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है ना उन्हीं को फुलफिल करने में फेल हो जाती है। जैसे मानिए ये रोप है, ठीक है। अब ये रोप की जो स्ट्रेंथ है वो वीकन हो गई है कहीं से, और ये जो कंपनी है ये इस चीज को रेक्टिफाई नहीं कर पाती और इस चीज को प्रॉपरली देख नहीं पाती कि यहाँ पर क्या कमी है। तो फेलिंग टू प्रॉपरली सिक्योर द इक्विपमेंट, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें उनकी जो जिम्मेदारी है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स उनको करनी चाहिए, वो फेल करती हैं बाय नेग्लिजेंस, ठीक है। ये उनकी नेग्लिजेंस है कि उन्होंने नहीं देखा कि रस्सी टूटी हुई थी, या फिर जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो कोई मिसिंग तो नहीं है। अगर ऐसी कोई नेग्लिजेंस होती है, इवन इफ ये इंसान वॉलेंटरली एक्सेप्ट करता है कि जो भी रिस्क इन्वॉल्व है वो उसको एक्सेप्ट करता है, तो भी जो कंपनी होगी वो लायबल होगी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने नेग्लिजेंस करी है अपने पार्ट पे, ठीक है। जो इंसान है इसने रिस्क इन्वॉल्व करे हैं स्पोर्ट्स के दौरान जो भी एक्टिविटीज होंगी, लेकिन इसने इस चीज के लिए रिस्क नहीं एक्सेप्ट करे हैं कि कंपनी अपनी नेग्लिजेंस के बेसिस पे मेरे को इंजरी हो जाएगी, राइट। तो ऐसे में जब कंपनी नेग्लिजेंस करती है तब इवन इफ इंसान उसको एक्सेप्ट करे तो भी कंपनी लायबल होगी और डैमेजेस क्लेम करने होंगे, ठीक है। चलिए, दिस इज बिकॉज द कंपनीज नेग्लिजेंस इज फेलिंग टू प्रॉपरली सिक्योर द इक्विपमेंट वाज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू द पर्सनस इंजरी। तो कंपनी के नेग्लिजेंस की वजह से ही इस इंसान को चोटें आई हैं, राइट। चलिए आगे देखते हैं। Similarly, if a person agrees to participate in a contact sport or signs a waiver acknowledging the risk of injury, but the opposing team engages in illegal or reckless conduct, causing the person to sustain injuries, the opposing team may be liable for the person's injury, even if the person voluntarily assumed the risk of harm. This is because opposing team negligence or intentional misconduct was contributing factor to the person injury. तो यहाँ पर मैंने ये पोस्टर लगाया है, आई होप आपने ये पिक्चर देखी होगी। पिक्चर का नाम है अपने, ठीक है, जिसमें बॉबी देओल जो है एक बॉक्सर होते हैं और ये एक अमेरिकन बॉक्सर होता है। तो यहाँ पर ये क्या करता है कि अपने ग्लव्स में कोई ऐसा एक तरह से इंग्रेडिएंट लगाता है जिससे बॉबी देओल इस पिक्चर में देख नहीं पाते हैं, ठीक है, और उसको मिसयूज करते हुए ये इसको डिफीट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस इंसान ने इंटेंशनली मिसकंडक्ट करा, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है जिसमें इस टीम की जो यूएसए का ये प्लेयर है इसके रेकलेस कंडक्ट या फिर इलीगल कंडक्ट की वजह से यहाँ पर इस इंसान को इंजरी हुई। हालांकि इस बॉक्सिंग से पहले इन्होंने कंसेंट दिया था कि इसमें जो भी इंजरी होगी उसके लिए हम रेडी हैं, लेकिन क्योंकि इस इंसान का इंटेंशनल मिसकंडक्ट था और रेकलेस था और इलीगल था, यहाँ पर ये जो इंसान है जो कि बॉबी देओल है ये डैमेजेस क्लेम कर सकता है इस इंसान से, राइट। चलिए आगे चलते हैं।
अब आ जाता है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया और कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस होता है जहां पर दोनों पार्टी इन्वॉल्व है नेग्लिजेंस में, जहां से दोनों की गलती होती है। ठीक है। अब अगर दो गाड़ियां हैं, एक ओवर स्पीडिंग कर रही है और एक रॉन्ग साइड आ रही है, ठीक है, और दोनों आपस में टकरा जाती है, तो कोई भी एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि दोनों जो है कॉन्ट्रीब्यूटिंग नेग्लिजेंस का पार्ट है। एक ओवर स्पीडिंग कर रहा था और दूसरा रॉन्ग साइड जा रहा था। राइट। चलिए, voluntary non-fit injury and contributory negligence are two different legal concepts in the law, in torts of law, although they are sometimes confused with each other. Both concepts relate to plaintiff's conduct in relation to their own injury, but they differ in their application and legal consequences. तो सिमिलर तो इस तरह है क्योंकि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया में जो इंसान है, जो प्लेंटिव है, वो उस चीज को एक्सेप्ट करता है रिस्क को, और कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में भी कहीं ना कहीं जो प्लेंटिव है उसकी भी गलती होती है। ठीक है। चलिए, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया इज अ डिफेंस दैट मे बी रेज्ड बाय डिफेंडेंट इन टॉर्ट एक्शन। ठीक है। तो ये सेम वो चीज है जो कि अभी तक हमने पढ़ी है। इन अदर वर्ड्स, इफ प्लेंटिव knowingly and voluntarily undertakes the activity that carries the risk of harm and is injured as a result, they cannot hold another party liable for their injuries. तो सेम कंसेप्ट है जो कि अब तक हम पढ़ते आए हैं। अब कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस इस बारे में क्या कहता है? On the other hand, is a doctrine that can operate as a complete defense to tort claim. It arises when the plaintiff's own negligence contributes to their injury. If a plaintiff's own negligence contribute to their injury, they may be barred from recovering any damages from the defendant. तो अगर इंसान है, जैसे कि अभी हमने गाड़ी का एग्जांपल लिया, तो कोई इंसान जो ओवर स्पीडिंग करते हुए आ रहा है और वो किसी रॉन्ग साइड वाले से टकरा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो ओवर स्पीडिंग वाला इंसान है वो डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता ये कह के कि वो अगला इंसान जो है वो रॉन्ग साइड चला रहा था। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का पार्ट है, उसकी खुद की गलती की वजह से भी उसको नुकसान हुआ है। राइट। चलिए, द की डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू कंसेप्ट इज द वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया involves the plaintiff's voluntary assumption of a known risk, while contributory negligence involves plaintiff's failure to exercise reasonable care of their own safety. तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया में तो प्लेंटिफ का वॉलंटरी अजम्पशन होता है कि वहां पर रिस्क है, ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में क्या होता है, जो प्लेंटिफ है वो जो रीजनेबल केयर होती है उसको प्रैक्टिस ना करने की वजह से अपनी जो सेफ्टी है उसको हैम्पर करता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सपोज अ पर्सन गोes skiing and signs a waiver acknowledging the risk of the activity, including the risk of collisions with other skiers. तो वो रिस्क जो है कि दूसरे स्कीयर से एक्सीडेंट हो सकता है लगने का, वो एक्नॉलेज कर देता है। इफ द पर्सन इज इंजर्ड इन अ कोलिजन विद अनदर स्कीयर, दे मे नॉट बी एबल टू रिकवर डैमेजेस। ठीक है। अगर वो, क्योंकि उसने तो पहले से एक्सेप्ट कर लिया ना रिस्क की, कोलिजन दूसरे स्कीयर से कोलाइड करने का रिस्क इन्वॉल्व है, तो इस केस में वो डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का कंसेप्ट आ जाएगा कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि दूसरे से टकरा सकते हैं। लेकिन इफ अ पर्सन वाज नॉट वेयरिंग a helmet at the time of the collision, they may also be found to have contributed to their own injuries, though their own negligence, and may be barred from recovering damages from other skiers based on contributory negligence. तो अगर कोई इंसान हेलमेट नहीं पहनता है, ठीक है, और फिर वो दूसरे से टकरा जाता है, तो फिर वो नहीं बोल सकता कि अगले की गलती है। ठीक है, क्योंकि उसके पार्ट पे भी गलती करी गई है, जो कि है कि हेलमेट ना पहनना। right? So they may also be found to have contributed to their own injury, though their own negligence, and may bear from the recovering damages. तो इस सिचुएशन में भी वो damages claim नहीं कर सकते। right? चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमने जितने भी वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के कंसेप्ट थे वो समझ लिए, केस लॉ समझ लिए, उसके जो एक्सेप्शंस हैं, जो कि लिमिटेशंस हैं, हमने वो भी समझ लिए। अब उन्हीं के बेसिस पे हम कुछ प्रिंसिपल ऑफ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि आप फेमिलियर हो पाए कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और उनको अप्रोच कैसे करना है। चलिए, सबसे पहला प्रिंसिपल है, नो लीगल रेमेडी एग्जिस्ट फॉर एन इंजरी कॉज्ड बाय एन एक्ट फॉर विच वन हैज कंसेंटेड। तो कोई भी लीगल रेमेडी नहीं होगी उन इंजरीज के लिए जिनके लिए आपने खुद कंसेंट करा है। सेम वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का प्रिंसिपल है। फैक्ट्स पढ़ते हैं। विजय, अ क्रिकेट एंथुसियास्ट, परचेसेस अ टिकट टू वॉच द
one-day international cricket match between India and Australia, organized by the BCCI. As he absorbed in watching the exploits of Sachin Tendulkar, a ball struck for a six by the latter hits Vijay on his body and injures him. Vijay sues BCCI for reimbursement of the medical bill he paid for treatment of the injury. ठीक है, तो विजय मैच देखने गया, सचिन तेंदुलकर ने छक्का मारा और वो बॉल जाके उसको हिट कर जाती है और वो उसके जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट होता है उसके लिए वो बीसीसीआई को अप्रोच करता है कि वो उसको रीइंबर्स करे, राइट। चलिए ऑप्शंस क्या है। विजय शुड बी कंपनसेटेड एज ही परचेज द टिकट फॉर एंटरटेनमेंट एंड नॉट फॉर इंजरी, सही बात है। बी देखते हैं, विजय वुड लूज एज ही वॉलंटरली एक्सपोज्ड हिमसेल्फ टू द रिस्क, सही बात है। C. BCCI is liable as it did not ensure that the spectators were protected from the risk of such injuries. तो आप ये प्रिंसिपल पढ़िए, फैक्ट पढ़िए और नॉलेज अप्लाई करिए इन इस फैक्ट सिचुएशन में और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। सो आई होप आपने ट्राई करा होगा। सो द करेक्ट आंसर वुड बी आंसर बी। आंसर बी क्या कहता है, विजय वुड लूज एज ही वॉलंटरली एक्सपोज्ड हिमसेल्फ टू द रिस्क, राइट। तो इस सिचुएशन में ये वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरी का ही एग्जांपल है। और कौन सा केस याद आ रहा है हमें, हमें याद आ रहा है जो कि हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड रेसिंग क्लब का, ठीक है, जिसमें सेम सिचुएशन थी जहां पर दो गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं और स्टेडियम में एक गाड़ी आ जाती है, ठीक है, जहां पर ऑडियंस बैठी होती है। सो सेम सिचुएशन है। रीजनिंग क्या है, विच इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी कंपनसेशन एज ही हैड द नॉलेज ऑफ द रेस। तो उसको पता तो था कि क्रिकेट मैच देखने जाऊंगा तो सिक्स लगेगा तो बॉल तो आ ही सकती है, एंड गेव हिज कंसेंट। और जैसे ही उसने वो टिकट खरीदी थी मैच की तो वो कंसेंट दे देता है उस रिस्क के लिए, ठीक है, कि कोई बॉल आके उसको भी लग सकती है। सो एनी एक्शन विजय बाय विजय अगेंस्ट बीसीसीआई वुड फेल। चलिए आगे चलते हैं। तो सिमिलर फैक्ट्स हैं जैसे कि लास्ट में देखा, उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। A lady died during the birth of a child. An unqualified midwife attended her during the delivery. Her husband brought an action against midwife. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, midwife was unqualified so she is liable for murder. Midwife is not liable as she was voluntarily engaged by the deceased. Husband can sue his consent was not taken. और D, consent of the deceased is irrelevant. तो लास्ट जो प्रिंसिपल हमने पढ़ा उसके बेसिस पे ही सेम वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरी के बेसिस पे जो भी अब तक हमने पढ़ा इस सिचुएशन में क्या करेक्ट होगा। आप वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। चलिए, सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या बोलता है, मिडवाइफ इज नॉट लाइबल एज शी वाज वॉलंटरली एंगेज्ड बाय द डिसीज्ड, ठीक है। रीजनिंग क्या है, दो मिडवाइफ वाज अनक्वालिफाइड बट शी वाज वॉलंटरली एंगेज्ड बाय द डिसीज्ड who took the risk of being treated by her. Hence, husband cannot sue as the right was waived by his wife by voluntarily engaging the midwife. तो उन्होंने जिस चीज के लिए वो कंसेंट दे रहे हैं तो उसके रिपरकशन जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसके लिए वो डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। उनको पता था कि एक अनक्वालिफाइड मिडवाइफ जो है अटेंड कर रही है उसको डिलीवरी के दौरान, और उस टाइम पे वो इस चीज के लिए कंसेंट दे देते हैं, तो उसके बाद जो भी उसके रिपरकशंस होंगे उसके लिए जो पार्टी है वो डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकती, राइट। सेम वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरी का ही कंसेप्ट है। चलिए आगे चलते हैं। प्रिंसिपल क्या बोलता है, प्रिंसिपल सेज damages cannot be claimed against the risk to which consent has been given. The principle does not apply to rescue cases, ठीक है, रेस्क्यू केसेस जो है वो एक्सेप्शन है, राइट। चलिए फैक्ट्स क्या बोलते हैं, एक्स एंड वाई बॉट टिकट्स टू हैव अ रिंग साइड व्यू ऑफ फुटबॉल मैच. During the course of the game, a hard kick from one of the players caused the ball to hit X on his nose, causing bleeding and nausea. ठीक है, तो बॉल लगी और उसको ब्लीडिंग होने लगी। चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर हाफ टाइम द ऑर्गेनाइजर्स अलाउड एंट्री ऑफ मोर स्पेक्टेटर्स, ठीक है, जितने स्पेक्टेटर्स अलाउड थे उससे ज्यादा को एंट्री दे दी, ठीक है, देन द सिटिंग कैपेसिटी ऑफ द स्टेडियम। इन द रिजल्ट स्टैम्पीड, भगदड़ हो गई यहाँ पर, ठीक है। Stampede, R and S, who were watching the match since the beginning, got injured. ठीक है, 5 minutes before close of play, a part of stadium roof broke loose. Wire rushed to save children sitting beneath the roof and in the
प्रोसेस इंजर्ड हिमसेल्फ, तो वो बच्चों की जान बचाने गया उस टूटी हुई दीवार से और उसको इंजरी हो गई। इन सेपरेट एक्शन फाइल्ड द इंजर्ड पर्सन। डिसाइड करना है सबसे पहले क्या है, एक्स शैल नॉट बी लाइबल टू रिकवर एज शी कंसेंटेड टू द रिस्क ऑफ द फॉलिंग रूफ। यहाँ पर एक्स कौन है, यहाँ पर है एक्स ये, ठीक है। चलिए, एक्स शैल बी एबल टू रिकवर एज द ऑर्गेनाइजर्स फेल टू टेक प्रिकॉशन अगेंस्ट द फ्लाइंग बॉल, ठीक है। एक्स शैल नॉट बी लाइबल, not be sorry, liable होगा to recover as by purchasing a ringside seat in a football game he consented to all the attendants risk of such watching, ठीक है। चलिए, तो क्या होगा इसमें, वीडियो पॉज करिए और ये प्रिंसिपल लगाइए इन सिचुएशंस में, ठीक है। चलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। क्या बोल रहा है, एक्स शॉल नॉट बी liable to recover as by purchasing a ringside seat in a football game he consented to all the attendant risk of such waiting। तो x कहां पर है, यहाँ पर x था ये, और इसके बॉल लग जाती है और नोज ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है। तो जब फुटबॉल मैच खेल देखने गए थे तो उनको पता था कि एक बॉल लगने की पॉसिबिलिटी है, उसको जो नॉलेज ऑफ रिस्क है वो उनको पता था, ठीक है। और टिकट लेने के बाद उन्होंने वो रिस्क को वॉलंटरली एक्सेप्ट कर लिया था। Since X consented to the risk by buying tickets for the ringside view of the match, he cannot claim compensation by applying the maximum voluntary non-fit injuria. It is clear that he had the knowledge of risk and gave implied consent to suffer the risk of injury। ठीक है, तो यहाँ पर X जो है वो इस चीज का, इस चीज के लिए डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। When a person consent to the infliction of some harm upon himself, he has no remedy in tort। ठीक है, फैक्ट क्या है, द प्लेंटिफ was at motor car race being held on track owned by the company। During the race there was a collision between two cars, one of the which was thrown among spectators, thereby injuring the plaintiff। ठीक है, plaintiff filed a suit against the company। यहाँ पर क्या होगा, कंपनी लाइबल होगी, कंपनी इज नॉट लाइबल बिकॉज प्लेंटिफ इमीडिएटली टुक द रिस्क ऑफ, impliedly took the risk of injury। या फिर सी, कंपनी इज नॉट लाइबल बिकॉज इट owned no duty of care to the plaintiff। So the correct answer would be option B, company is not liable because plaintiff impliedly took the risk of injury। सेम ब्रुकलैंड हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड रेसिंग क्लब का एग्जांपल है ये, ठीक है। The plaintiff's action against the company would fail as he already had knowledge of the risk और उसने उसका कंसेंट दिया था। सेम वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी का प्रिंसिपल अप्लाई होगा। Inevitable accident means the unexpected injury caused to plaintiff by an act of defendant which could not have been avoided even after taking reasonable care by defendant, but the defense is available to defendant when he is doing some lawful act and not when he is doing some unlawful act। तो ये inevitable accident की सिचुएशन होती है। चलिए आगे चलते हैं। अब है प्रिंसिपल, देयर इज नो लायबिलिटी इन टॉर्ट इन केसेस ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट। ठीक है, two strangers took lift in a jeep। After some time, one of the bolt fixing the right front wheel of the jeep to the axle gave way, the jeep toppled and two strangers got serious injuries resulting in death of one of the stranger। The living stranger filed a suit against jeep owner for compensation। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जीप ओनर लाइबल होगा या फिर जीप ओनर इज नॉट लाइबल बिकॉज इट इज एन इनएविटेबल एक्सीडेंट एंड डिफेक्ट इन जीप वाज नॉट अपरेंट। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। क्यों, एक्सीडेंट कॉज बाय इनएविटेबल एक्सीडेंट, तो ये तो इनएविटेबल था ना, इसको तो बचाया नहीं बचाया जा सकता था, ऐसी कोई गलती नहीं थी जो कि एक पार्टी के पार्ट पे करी गई हो। ठीक है, ये तो बस ऐसी चीज है जो कि इनएविटेबल है, हो किसी के साथ भी हो सकती है। And so there shall be no claim for compensation। Hence, both passengers got into jeep voluntarily and was thrown out without any fault of owner of jeep। Hence, liability of the owner is not made out। ठीक है, तो इसमें ओनर की कोई गलती नहीं है कि वो एक स्क्रू उस दौरान निकल गया। ठीक है, चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया जो कि एक जनरल डिफेंसेस में आता है टॉर्ट्स में, उसको समझा, उसके जितने इंपॉर्टेंट केस लॉस थे उसको समझने के लिए हमने वो देखे, उसके एसेंशियल्स देखे, और फिर हमने देखा कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का जो डिफेंस है वो किन सिचुएशंस में नहीं लगता है। ठीक है, और फिर उन्हीं के बेसिस पे हमने
कुछ प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। आगे भी टॉट्स की और क्लासेस और टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।